आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है समास, जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समास से जुड़े सारी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में आप जानेंगे कि समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, साथ ही साथ समास के भेद एवं समास के प्रकार कितने होते हैं। यानी कि समास से जुड़े हर तरह की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट रूप से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्कर स्टडी पे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आप समास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं समास के अर्थ के बारे में कि समास का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि समास यानी कि इसका मतलब होता है, समास का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षेप कर देना। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कहानी होती है और अंत में एक सार निकलती है एक लाइन का, तो वही चीज़ संक्षिप्तीकरण है। मतलब क्या है कि समास में क्या होता है कि बहुत सारे आपको यहाँ पर चीज़ें रहेगी, शब्द रहेंगे, पद रहेंगे और उसका संक्षिप्त करके एक पद और एक शब्द वहाँ पर लिखा जाता है। इसी संक्षिप्तीकरण को समास कहा जाता है। यानी संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि बड़े चीज़ों को छोटे छोटे करना। जैसे बहुत से सामान एक जगह पर बिखरे हुए हैं और सारे सामान को उठा करके एक बैग में अगर आप पैक कर लेते हैं तो वहाँ पर आपने क्या किया कि सामानों का संक्षिप्तीकरण कर लिया, एक जगह उसको कर दिया। उसी तरह से समास में क्या होता है कि समास में बहुत सारे पद होते हैं, शब्द होते हैं, समासिक पद शब्द, उसको संक्षेप करके एक शब्द दे दिया जाता है। यानी समास जो है वह हमारा संक्षेप करने की एक प्रक्रिया होती है। समास की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे वहाँ पर और उसको मिला करके हम लोग एक शब्द वहाँ पर बनाएंगे तो वो चीज़ हमारा समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण हमने लिया है दया का सागर, उसका होता है समास हमारा दया सागर। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि दया का सागर मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि अनेकों शब्द है, एक दया है, दूसरा का है, तीसरा सागर है और इन शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया दया सागर। यानी क्या किया गया यहाँ पर कि शब्दों का संक्षेप किया गया और इसी को समास कहा जाता है। इसी संक्षेपण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए, सिर पर चांद हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे चांद हो। कितना लंबा सेंटेंस है आपका ये। इसका एक नाम यहाँ पर क्या रख दिया गया, चंद्रशेखर। यानी जिसके सिर पे चंद्र हो, यानी चंद्र मतलब क्या हो गया चांद, और शेखर मतलब सिर, यानी जिसके सिर पे चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जा रहा है, इसे ही समास कहते हैं। जो विद्या का आलय है, यानी जहाँ पे विद्या मिलती है, जो विद्या का घर है उसको विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सारा यहाँ पर पद हैं, सभी पदों को मिला करके एक शब्द बना दिया गया जिसको विद्यालय रखा गया। ये क्या हो रहा है कि ये इसी को हम लोग समास कहते हैं। इसी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। आई होप कि आपको समास समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे समास से जुड़े कुछ याद रखने योग्य बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे पहली बात यह है कि समास में कई पदों का मेल होता है। जैसे आपने वहाँ पर देखा था कई शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं, ये समास की विशेषता है। इन शब्दों के बीच का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसका लोप हो जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा था दया का सागर। यानी देखिए कि यहाँ पर क्या है कि अनेकों शब्द पद हैं, यहाँ पर एक दया है, एक का है, एक सागर है, तो इससे मिल करके इसको एक मेल करके दया सागर बना दिया, जो आपके पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि कई शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दया है, सागर है, इन सबों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, ये भी क्लियर हो गया। और इसके बीच का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर बीच का विभक्ति चिन्ह क्या है, का है, ठीक है, का है, तो ये विभक्ति चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। देखिए अब समास जब बनेगा तो दया सागर, इसमें का आपको नजर नहीं आएगा, यानी विभक्ति चिन्ह यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो ये सारे आपके याद रखने योग्य बात है समास से जुड़े हुए। आगे चलिए हम लोग और बात करते हैं। इसी का एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया, सिर पर चांद हो, मतलब पर यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है जिसका यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार में किस तरह के समास होते हैं, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो समास के अगर हम भेद की बात करेंगे तो हिंदी में समास के कुल मुख्य 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास
और अव्ययी भाव समास। यही हमारे मुख्य 6 प्रकार होते हैं समास के, जिसमें से तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। समास के भी 6 प्रकार हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। बाकी के जितने समास के प्रकार आपको दिख रहे हैं, इसको एक भी प्रकार अलग से नहीं होता, यानी आपको सिर्फ इसी सब के बारे में पढ़नी है। सिर्फ तत्पुरुष समास में आपको 6 भेद इसका भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले जो जिसका कोई भेद ही नहीं है उसको पहले पढ़ लेते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये जो क्रम है ना, जैसे मैंने यहाँ पर 1 नंबर पर तत्पुरुष लिखा, ये जरूरी नहीं है। 1 नंबर पर आपका द्विगु भी हो सकता है, 1 नंबर पर बहुव्रीहि भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने एक क्रम अपना हिसाब से रख दिया। आपका कहीं भी किसी भी बुक में देखिएगा अलग अलग तरह के रहेंगे, तो आप क्रम पे फोकस नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि तत्पुरुष को छोड़ करके पहले इन 5 को देख लेते हैं जिसका कोई प्रकार नहीं है। उसके बाद अंत में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो पहला है आपका समास, यहाँ पर मैंने लिया है, वह है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है देखिए कि जिस समासिक पद में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस समासिक पद में जो बाद का पद होता है वह प्रधान होता है, यानी उस पर वो मुख्य होता है उस पद में, ठीक है। और पहला पद जो है वह दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे उदाहरण में नवयुवक, दूसरा देखिए नीलकमल, तीसरा देखिए महात्मा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें से पहला पद जो है वो दूसरे पद का यहाँ पर क्या करता है, विशेषता बतलाता है। जैसे युवक, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान भी है, यानी युवक, यहाँ पर कोई युवक है लेकिन कैसा युवक है, तो नव युवक है, ठीक है, नौजवान है, ठीक। इसी तरह से देखिएगा कमल, कैसा कमल है आपका, तो नील कमल है, मतलब कमल जो है वो नीले कलर का, यानी कमल की ये विशेषता बता रहा है पहला पद। और उत्तर पद इसका प्रधान है। जैसे महात्मा, यानी आत्मा तो है हमारे पास लेकिन कैसा आत्मा है, तो महान आत्मा है, यानी दूसरे पद की ये विशेषता बता रहा है पहला पद। इस तरह के जो भी हमारे समास आते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। आई होप कि आपको कर्मधारय समास समझ में आ गई होगी। दूसरे प्रकार के समास की ओर चलते हैं, द्वंद्व समास। इसको समझना बहुत आसान है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो, जैसे कहते हैं ना कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है, मतलब कि 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, उसमें तीसरा कोई नहीं आएगा और दोनों प्रमुख होते हैं। यानी इसी तरह से वैसा समास जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है। इसी तरह से और भी आप देखेंगे बेटा बेटी, और भी देखेंगे दाल रोटी, और भी आप देखेंगे भाई बहन। इस तरह से बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें दोनों पद आपको यहाँ पर प्रधान मिलेंगे। जैसे यहाँ पर माता पिता, बेटा बेटी, दाल भात, भात दाल, दाल रोटी, भाई बहन इत्यादि अनेकों पद आपको मिलने वाले जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है और दोनों का अपना अपना ही महत्व होता है। इसीलिए इस प्रकार के समास को द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर द्वंद्व लिखा गया है लेकिन ये हमारा द्विगु समास है, ठीक है। तीसरा समास जो है ये द्विगु समास है, यहाँ पर द्वंद्व लिखा गया है वो पिछले वाला ही, ये है हमारा द्विगु समास, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा कि वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और साथ ही साथ विशेषण भी हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये द्वंद्व नहीं है, ये द्विगु है, ठीक है। यहाँ पर द्विगु समझिएगा। द्वंद्व को तो हमने अभी जस्ट दूसरे नंबर पे देख ही लिया है। तो द्विगु में देखिए इसको पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होगा, इसको एग्जाम्पल की ओर सीधे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। जैसे आपको त्रिलोकी, जैसे पंचवटी, जैसे चौराहा, इसी तरह से आप देखेंगे नवरत्न। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि पहला जो पद है ना वो उसमें एक संख्यावाचक है। जैसे त्रि का मतलब क्या हो गया 3, पंच का मतलब क्या हो गया 5, चौराहा का मतलब क्या हो गया 4, नवरत्न का मतलब क्या हो गया 9, ठीक है। मतलब कि पहला पद जिसमें होगा वो आपका संख्यावाचक होगा और वो एक विशेषण भी होता है। जैसे पंचवटी, वटी का मतलब था रास्ता, तो कितने रास्ता है वहां पर, तो 5, ये रास्ता का विशेषता बता रहा है। रत्न कितने हैं, तो 9 रत्न है, इसलिए नवरत्न है, वो उसका विशेषता भी बता रहा है, यानी वो विशेषण भी है। तो इस प्रकार के जितने सारे समास, जितने सारे शब्द आपको दिखेंगे ना वो शब्द रहेंगे हमारे द्विगु समास से, ठीक है। ये द्वंद्व नहीं है, ये हमारा द्विगु समास है जो आपको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो द्विगु समास को पहचानना कितना आसान है, जिस समासिक पद में आप देखिएगा कि उसका पहला पद जो है वह अगर आपके संख्यावाचक रहेंगे यानी संख्या से शुरू होते रहेंगे वो सारे के सारे आपके द्विगु समास कहलाएंगे, ठीक है। चलिए तो द्विगु समास में हम लोगों ने देख लिया। चलते हैं चौथे प्रकार की ओर जो है आपका अव्ययी भाव समास। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद इसका एक अवयव होता है, ठीक है, और बाकी जो भी पद होते हैं उस पूरे वाक्य में वो सब क्रिया विशेषण का काम करता है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका भी अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने यथास्थान, जैसे है आजीवन,
आजीवन, जैसे ही आपके सामने यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, इस तरह से प्रतिदिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक इस तरह के जितने सारे शब्द आपको दिखेंगे सभी के सभी शब्द जो है अवयवी भाव समास के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर स्थान है लेकिन इसका पहला पद अवयव है जो है यथा। इसी तरह से देखेंगे आजीवन, इसी तरह से देखेंगे यथा यहाँ भी अवयव है, प्रति यहाँ पर अवयव है। तो जिस भी समास में जिस भी शब्द में आपको ये देखने को मिले कि पहला पद उसका अवयव है, वो पद जो है, वो शब्द जो है वो आपके अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अवयवी भाव समास को भी बड़े ही आसानी से पहचान पाएंगे। 5वें नंबर पर मैंने रखा है वो है आपका बहुविधि समास। देखिए इस प्रकार के समास को आप बड़े ही आसान से पहचान लेंगे। जैसे आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविधि समास, ये तीनों समास को तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। द्विगु का मतलब क्या कि जिसमें पहला पद आपका संख्यावाचक हो। द्वंद्व का मतलब क्या कि दोनों में आपको दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि, ठीक है। और बहुविधि का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान होते ही नहीं है, इसका जो शब्द रहेगा वो कुछ और अर्थ बताएगा। यानी क्या होता है कि वैसा समास जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं इसमें, और दोनों पद के माध्यम से यानी दोनों पद मिल करके एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार के समास को बहुविधि समास कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे से समझ पाइएगा बहुविधि समास को। जैसे कि आप देखेंगे दशानन, और देखेंगे गजानन, और देखेंगे नीलकंठ। अगला एग्जांपल है चंद्रशेखर। इससे अगला एग्जांपल आपका वीणा पानी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये अगला अर्थ कैसे बताएगा। दशानन मतलब क्या है कि दशा का मतलब 10 और आनन का मतलब होता है यहाँ पर सिर, ठीक है। तो दशानन मतलब यहाँ पर ये बोध करेगा रावण के बारे में, ठीक है। यानी जिसके 10 सिर थे वो कौन था, रावण। यानी कि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शब्द कुछ और है, पद कुछ और है और अर्थ निकल के कुछ और आ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये बहुविधि समास कहलाते हैं। जैसे गजानन, गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब सिर, मतलब जिसके हाथी का सिर हो वो क्या कहलाएगा, वो गजानन कहलाएगा, जैसे हमारे गणेश जी, ठीक है। नीलकंठ मतलब क्या है कि जिसका कंठ नीला हो, कंठ नीला हो मतलब वो क्या, तो शंकर भगवान, जिनके कंठ नीला है। क्यों, क्योंकि उन्होंने विष को धारण कर लिया था अपने कंठ में, इसलिए उनका कंठ नीला है। तो ये एक समान अर्थ को नहीं बता करके एक विशेष अर्थ को बताता है। जैसे चंद्रशेखर, जिसके चंद्र पे जिसके सिर पे चांद हो, जैसे सूर्य शंकर भगवान को आप देख लीजिएगा, उनके सर पे चांद रहती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये एक विशेष अर्थ को बता रहा है। वीणा पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, नौ हर्षिकार है ना, इसका मतलब होता है हाथ, और वीणा का मतलब वीणा, तो जिसके हाथ में वीणा है वो बताएगा, मतलब माता सरस्वती। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर शब्द हैं, जो भी यहाँ पर शब्द हैं वो समान अर्थ को ना बता करके, यानी इस शब्द से जुड़े हुए अर्थ को ना बता करके एक विशेष अर्थ को बताता है, और इस प्रकार के शब्द आते हैं हमारे बहुविधि समास के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों प्रकार के समास आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने छठे प्रकार की ओर, जो है तत्पुरुष समास, और इसके 6 भेद भी होते हैं। इन सभी को देखेंगे, बड़े ही आसानी से समझ लेंगे, और फिर इस तरह से हमारा समास जो आपका टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। देखिए वैसा समास जिसके प्रथम पद गौण होते हैं तथा उत्तर पद इसका भी प्रधान होगा, ठीक है, जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, इससे पहले आप इसके 6 भेदों को देख लीजिए, और 6 भेदों का 6 तरह के आपके एग्जाम्पल हैं, उसको आप लोग समझिएगा। इसके 6 भेद होते हैं, जैसे कि आप इसमें से कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर इसके 6 भेद हैं। कर्ता, आपको मैंने कर्ता, कारक, कर्म ये सब बताए थे ना, जो आपके जो होते हैं, ये आपके तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है ना, ये आपको जो मैं ये चीज़ बताया था अभी इससे पहले वाले जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अध्ययन करवाया था, उसमें मैंने आपको कर्ता, कर्म, इस सबों के बारे में आपको मैं बताया था, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कारक के बारे में मैंने अध्ययन करवाया था। तो कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से आपके कर्ता कारक को छोड़ दीजिए, और आपको वहाँ पर एक होते हैं संबोधन कारक, ठीक है, उन दोनों को छोड़ दीजिए। बाकी के जितने कारक हैं ना, वो सभी कारक यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद में आ जाएंगे, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए एक एक करके समझिएगा, बड़े आसान है इसको समझना कि कर्म तत्पुरुष समास किसको कहेंगे। तो जहाँ पर कर्म कारक चिन्ह का लोप हो जाए ना, उसको हम लोग कहेंगे
कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, जो इसमें क्या है कि कर्म कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, मैंने आपको बताया था ना कि कर्म का जो कारक विभक्ति होगी, कारक चिन्ह होगी, वह को हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। इस तरह के समास को हम लोग कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। और सीधा आपको अगर पूछ दिया कि ये कौन से समास का एग्जाम्पल है, तो आप सीधा वहाँ पर डालिएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष में पूछा है कि तत्पुरुष में कौन से समास का उदाहरण है, तब आप बोलिएगा कर्म तत्पुरुष समास का। जैसे चिड़ी मार, यानी चिड़िया को मारने वाला। जैसे देखिए कर्ता ने कर्म को, कर के साथ को, कर्म के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगती है, को, तो यहाँ पर देखिए चिड़िया को मारने वाला, यानी चिड़िया को मारने वाला को हम लोगों ने क्या लिखा, चिड़ी मार। मतलब यहाँ पर को जो विभक्ति चिन्ह है वो यहाँ पर इसका लोप हो रहा है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। दूसरा देखिएगा मतदाता, यानी मत को दान देने वाला, यहाँ भी को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो इस प्रकार के समास को हम लोग कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ये हमारे तत्पुरुष समास के पहला भेद थे। दूसरा भेद है कर्म तत्पुरुष समास कर्ण। इसमें क्या होगा कि कर्ण विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, सिंपल है। इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे कर्ण का विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। जैसे जन्मजात, कहते हैं ना कि इसकी ये जन्मजात बीमारी है, मतलब क्या है कि इसकी जो बीमारी वो जन्म से ही है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि जन्म से उत्पन्न। ये हो गया रस भरा, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो रस से भरा है अगर, तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे रस भरा। तो ये यहाँ पर जो आपके यहाँ पर समास हैं, ये एक समास कहलाएंगे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण, क्योंकि रस से भरा मतलब ये यहाँ पर से जो है वह कर्ण कारक चिन्ह है, उसका यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है आपके संप्रदान, एग्जाम्पल नहीं प्रकार, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा कि संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होगा। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, अब इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। कैसे लोप होगा, देखिए जैसे इसका एग्जांपल देख लिए, हथकड़ी, मतलब क्या है कि हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसको हम लोग हथकड़ी कहते हैं। तो के लिए का यहाँ पर हम लोगों ने लोप कर दिया, गायब कर दिया, मतलब हथकड़ी हमारा केवल बच गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार के कारक, ये जो किस प्रकार के कारक चिन्ह हैं, तो ये आपके संप्रदान कारक चिन्ह है और इसका लोप हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के समास को संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। देशभक्ति, यानी भक्ति है हमारे लिए, किसके लिए भक्ति है, तो देश के लिए भक्ति है, मतलब यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा है, मतलब ये जो आपके आएंगे समास, ये संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएंगे। आपादान तत्पुरुष समास, ये आपके 5वें प्रकार है तत्पुरुष समास के। आपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो आपके से होते हैं, मतलब ये अलगाव की स्थिति में होते हैं, जहाँ से कोई बिछड़ रहा है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, नेत्रहीन, मतलब वो नेत्र से हीन है, इसका अब हीन है, मतलब नेत्र से हीन है, वो नेत्र अब उसको दोबारा नहीं आएगा, वो बिखर गया, एक बार वो हीन हो गया मतलब वो हीन गया, हो ही गया, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आपादान कारक चिन्ह का, यानी से जो है आपादान कारक चिन्ह है, इसका यहाँ पर लोप हो रहा है, मतलब इस प्रकार के समास आपके आपादान तत्पुरुष समास कहलाएंगे। धनहीन, मतलब वो धन से हीन है, गरीब है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा समास का इस्तेमाल करेंगे, आपादान तत्पुरुष समास होगा ये। इसी तरह से हम लोग छठे इसके प्रकार की बात करेंगे, ये है आपके संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का मतलब क्या होता है कि इसका जो कारक चिन्ह होता है का, के, की, जैसे राजा का बेटा, मतलब के क्या है यहाँ पर, राजा और बेटा के बीच में यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। राजा का पुत्र, ठीक है। मेरा घर, मतलब मेरा क्या घर है, यहाँ पर मेरा घर, मतलब मेरे यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। तो इसका जब लोप हो जाए ना, इस प्रकार के समास हमारे संबंध तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रेम सागर, मतलब प्रेम का सागर है ये, ठीक है। प्रेम सागर, ये प्रेम का सागर है, इसका यहाँ पर लोप हो रहा है, ठीक है। किसका, तो का लोप हो रहा है, मतलब संबंध का यहाँ पर लोप हो रहा है, संबंध कारक चिन्ह का। इसलिए इस प्रकार के जो समास कहलाएंगे आपके संबंध तत्पुरुष समास कहलाएंगे। दिनचर्या, मतलब दिन का चर्या, यहाँ पर का देखिएगा लोप हो रहा है, का कारक चिन्ह जो है वो आप कहेंगे संबंध कारक चिन्ह में, इसलिए इसका लोप हो रहा है, इसीलिए इस तरह के समास को हम लोग कहेंगे संबंध तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर और भी देखेंगे एग्जाम्पल, राजा का पुत्र, मतलब क्या है कि ये राजपुत्र है, ये भी आपके तत्पुरुष। एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में केवल पूछा जाएगा कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है, तो वहां पर दीजिएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि राजपुत्र तत्पुरुष समास के किस प्रकार में आएंगे, किस भेद में आएंगे, तब वहां पर आप लोग दीजिएगा संबंध तत्पुरुष समास में। अगर ये नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष समास के कौन से भेद में है, तो सीधा आप वहां पर अगर ऑप्शन में रहेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, आपके द्विगुणी समास और द्वंद्व समास, तो वहां पर आप डाल दीजिएगा तत्पुरुष समास, वहां पर आपके ये सही होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने समास के 6 भेद और जो आपका यहाँ पर जो समास था आपके तत्पुरुष समास, इसके जितने सारे भेद थे सबों भेदों का आपने अध्ययन किया। सॉरी, ये तो 5 ही भेद था, छठा भेद तो अभी बाकी ही है हम लोगों का। चलिए, तो एक भेद अभी हम लोगों का बच गया है, वो है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको भी देख लेते हैं। अधिकरण का तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा कि यहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, जैसे में,
पर, में पर, ये क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है, तो इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो ये समास हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। जैसे आत्मनिर्भर, मतलब क्या होता है कि स्वयं पर निर्भर, आत्म पर निर्भर, मतलब क्या है कि यहाँ पर पर जो है ये आपका अधिकरण कारक चिन्ह है और इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर क्या बनेगा, आपके तत्पुरुष समास रहेंगे, लेकिन अधिकरण तत्पुरुष समास के ये उदाहरण रहेंगे। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास होना, तो यहाँ पर भी जो पर है ना, ये क्या है, कारक चिन्ह है अधिकरण का, तो इसलिए इसका विलोप हो रहा है, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर लोप हो रहा है। और इसी तरह से ये जो समास के प्रकार होंगे वो हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तर या उत्तम, मतलब कि सब पुरुषों में भी श्रेष्ठ, उसको कहेंगे पुरुषोत्तम। इसलिए यहाँ पर में जो है इसका विलोप हो रहा है, मतलब ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम लोगों का यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 6 प्रकार देख लिया समास के बारे में, समास क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, भेद, सब कुछ देख लिया। और प्रत्येक समास के कौन कौन से भेद होने चाहिए थे उस सब के भी बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग एक बार हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ये वीडियो कैसी लगी ये बातें भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण, उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।